नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 24 मई 2025 शाम के 8 बजे और शाम के 8 बजे जो समय होता है वो जीएस के टेस्ट का होता है। जीएस के टेस्ट में उन प्रश्नों को फोकस कराया जाता है, उन क्वेश्चंस को फोकस कराया जाता है जो एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड हैं, जो एग्जामिनेशन में जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। चलिए, वायुमंडल में शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 78.08% होती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो अवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी वो किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई थी? अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे बेंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार सतत विकास से मतलब ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरत पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी कर सके। तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रोवाइड की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। WCED। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1987, जैसा अभी मैंने बताया। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1992 में। एजेंडा 21, ये भी कई बार पूछा गया है। एजेंडा 21 जो है वो आपका धारणीय विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पर्यावरण अपकर्ष का प्रमुख कारण क्या है? तो पर्यावरण जो अपकर्ष का जो प्रमुख कारण है वो जैव विविधता की हानि है, जो पर्यावरण अपकर्ष का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नीरी, नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नीरी, नागपुर में। ये क्वेश्चन कम से कम यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 15 बार पूछा गया होगा। यकीन मानिए करीब 15 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा ये पूछा जाता है। NEA का पूरा रूप क्या है? तो NEA का जो पूरा रूप है वो क्या होता है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी क्या होता है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। INO सम्मेलन 1919 में भारत का प्रतिनिधि कौन था? तो INO जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो भारत का प्रतिनिधि था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन था? INO 1919 में हुआ था और इसके जो भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 4 ऑप्शन हैं। MN जोशी साहब जो थे ये आपका प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वैसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। नेफेड का संबंध किससे है? तो ये आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है, मतलब कृषि विपणन से संबंधित है नेफेड। DDT किस प्रकार का प्रदूषक है? DDT जो है वो आपका एक जैविक अपघटनीय प्रदूषक है। जैविक अपघटनीय नहीं है। तो DDT ऑर्गन गैस वायुमंडल में किस स्थान पर आती है? तो ऑर्गन गैस जो है वायुमंडल में तृतीय स्थान पर आती है, थर्ड रैंक पर आती है। मायोग्लोबिन किस अंग या तंत्र में पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन जो है वो आपका पेशी ऊतक में पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फायर अलार्म में किस तकनीकी का प्रयोग होता है? तो फायर अलार्म में किस तकनीकी का प्रयोग होता है? फोटोसेल का प्रयोग होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो आपका अमाशय में प्रारंभ होता है। एग्रोनोमोई अधिकारी किससे संबंधित था? तो एग्रोनोमोई अधिकारी जो है वो आपका किससे संबंधित था? ये आपका मार्ग निर्माण से संबंधित था। एग्रोनोमोई जो अधिकारी था उसके बारे में बात करें तो ये आपका मार्ग निर्माण से संबंधित था। नेक्स्ट है
अभी हम लोगों ने आयनों के बारे में बात भी किया था, और अगर हम लोग इसके और डिटेल में चले जाएं आयनों सम्मेलन 1919 के बारे में, तो भारत सरकार द्वारा 1919 में आयनों के वॉशिंगटन सम्मेलन में मज़दूरों का जो प्रतिनिधि के रूप में गए थे वो आपका एमएन जोशी साहब को भेजा गया था। तो ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब हम लोग एग्रोनोमोई के बारे में आ जाते हैं वापस। तो उस समय स्लिप कर रहा था मेरे माइंड से कि क्या था जो मिस हो रहा है। तो एग्रोनोमोई किस अधिकारी जो है किससे संबंधित था, ये मौर्य काल से रिलेटेड है। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी जो है वो आपका मार्ग निर्माण से संबंधित था। किताबे नौरस के बारे में बात करें तो इसका लेखक आदिल शाह द्वितीय था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के जो संपादक थे मनसुख लाल नज़र थे। मनसुख लाल नज़र था नाम है इनका। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। कितने दिन? 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? मुख्य जो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को बिल पर रोक लगाने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को बिल पर रोक लगाने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 111 के अधिकार पे है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 111 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है भारत और यूएसए दोनों जगह पे लागू है। तो भारत और अमेरिका। किसान बही योजना बहुत पूछा जाता है, 1992 की योजना है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। वायुमंडल में वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में जो वर्षा की मात्रा है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि वायुमंडल में आपका जो वर्षा की मात्रा है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, और लोगों ने इसका आंसर भी सही भी बताया है कई बार। तो वायुमंडल में वर्षा की जो मात्रा है वो आपका नमी पर निर्भर करती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल किसका समूह है? तो वायुमंडल जो होता है वो किस चीज़ का समूह होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। तो गैसों का समूह है। सौर विकिरण किस चक्र में प्रमुख भूमिका निभाता है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो आपका जल चक्र में होती है। सौर विकिरण किस चक्र में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो जल चक्र में। सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई थी? सतत विकास वही आपका सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है, तो धारणीय विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब धारणीय विकास। इसकी अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सतत जो विकास है ये आपका इसकी परिभाषा ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी। धारणीय कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो धारणीय कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वो भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये भी बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिनेवा में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पे है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 इसका जो आयोजन हुआ था वो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 1992 का जो आयोजन हुआ था वो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। भारत सरकार के विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो भारत सरकार के जो विधि परामर्शदाता होते हैं वो आपका अटॉर्नी जनरल होते हैं, आर्टिकल 76 के तहत आते हैं।
संसद की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक जो है वो की होनी चाहिए। भारतीय संविधान में आर्थिक संबंधों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 261 से 281 के अंतर्गत किया गया है, 268 से 281, 268 से लेकर 281। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन है, पिचवाई चित्रकला किससे संबंधित है? तो ये आपका श्री कृष्ण जी से संबंधित है। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न। 40 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, समीक्षा अधिकारी के लिए नया बैच शुरू हो रहा है 26 मई 2025 से। उसमें टू द पॉइंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके बारे में मैंने जो हिंदी की क्लास है उसमें भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था। तो 26 मई 2025 से बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आज भी आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैच में तुरंत ही प्रोवाइड हो जाएंगी, जैसे मंथली करंट ऑडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो आपका हिंदी के 6 पार्ट्स हैं उनके PDF आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा डेली जो टेस्ट हो रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे हर जगह पे, तो वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा भी पॉपुलेशन का आपका एक ऑडियो है संक्षिप्त में, करीब 10 मिनट के आसपास होगा, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा कंसाइज मटेरियल इस तरह से आपको प्रोवाइड हो जाएगा जो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और बाकी जो रेगुलर क्लासेस चलेंगी वो आपका मंडे से चलेंगी, मतलब 26 मई 2025 से आपकी इसकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो चलेंगी। उसमें रिवीजन होगा, अपडेशन होगा, करंट अफेयर्स की क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम से कम आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएँ, वो चीज़ें बताई जाएँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जिससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो सके। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उतना अभी आप तैयार कर लेते हैं तो आप कंपटीशन में बहुत अच्छे से बने रहेंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाया जाए अगले 2 महीने के अंदर। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको अच्छे से डिलीवर कराया जाए। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।